30 अप्रैल को जब से मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना करवाने का ऐलान किया है, तभी से हर कोई हैरान है कि आखिर बीजेपी इसके लिए राजी कैसे हो गई। जबकि बीजेपी नेताओं ने तो हमेशा दावा किया है कि जाति जनगणना हिंदुओं को विभाजित करने वाली है। यही नहीं, 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जब जीत हुई तो उसके बाद मोदी ने कहा था कि चुनावों के दौरान कुछ लोगों ने देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की। मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं: महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। अब इस बयान से 2 साल पहले लोकसभा में जवाब देते हुए मोदी सरकार ने तर्क दिया था कि भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के अलावा जातिवार डेटा एकत्र न करने की नीति अपनाई है। तो फिर अचानक मोदी सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? क्या विपक्ष के दबाव में, पहलगाम जैसी घटना से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, वक्फ कानून से विपक्ष का ध्यान हटाने के लिए, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है? लेकिन जानकारों का मानना है कि इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि अनगिनत वजह है, जिसे इस स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे। क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि बिना किसी बड़ी वजह के मोदी सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेती जिसमें उसका ही नुकसान हो रहा हो। यानी ये भी कह सकते हैं कि बिना किसी मजबूरी के मोदी सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेती। तो नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किंग्स कॉलेज लंदन में भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर क्रिस्टोफ जाफरोल ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने डिटेल में समझाया है कि आखिर मोदी सरकार विपक्ष की मांग के आगे क्यों झुक गई, या कहें कि मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में क्यों आ गई। कहा कुछ भी जाए, लेकिन ये सच है कि मोदी सरकार ने अपने ही स्टैंड से यू टर्न ले लिया है, जो इतनी छोटी बात तो नहीं है। इसलिए इसकी वजह या कारण जानना भी जरूरी है। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि मोदी सरकार जाति जनगणना कराने को पहले तैयार नहीं थी, बल्कि वो जाति जनगणना का खुलकर विरोध कर रही थी। 2021 में लोकसभा में एक जवाब में केंद्र ने कहा था कि उसने नीति के तौर पर एससी और एसटी को छोड़कर जातिवार डेटा की गणना नहीं करने का फैसला किया है। और इसी साल जाति जनगणना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय केंद्र ने एक हलफनामा भी दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि पहले की मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई थी, उसमें कई कमियां थी। दरअसल मोदी सरकार पर कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि 2011 के जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनावों में बीजेपी की जीत हुई, और जिसके बाद विपक्ष के जाति जनगणना अभियान पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कहा था कि लोगों ने चुनावों के दौरान देश को जाति के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की। वैसे पीएम इस बात को बताना कभी नहीं चूकते कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, और अब इसको लेकर प्रोफेसर क्रिस्टोफ जाफरोल का दावा है कि अचानक पीएम मोदी के जाति जनगणना कराने के पीछे जो यू टर्न लिया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बिहार का विधानसभा चुनाव है। बिहार की सियासत में जाति सबसे बड़ा मुद्दा बनती है, और इसी के चलते नीतीश कुमार की सरकार ने 2022 में एक जाति सर्वेक्षण कराया था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार जाति सर्वेक्षण का विरोध कर रही थी, वहीं बिहार बीजेपी की तरफ से इसका समर्थन किया गया था, और इसका सबसे बड़ा कारण भी बिहार की सियासत को माना गया था। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब नीतीश सरकार की कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया तो बीजेपी भी नीतीश सरकार में शामिल थी, लेकिन जब जाति जनगणना शुरू हुई तो नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन में शामिल हो गए, और इस मुद्दे पर पूरा फायदा महागठबंधन के हिस्से में चला गया। ऐसे में अब केंद्र सरकार अगर जाति जनगणना नहीं कराती तो विपक्षी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी बिहार चुनाव में इस मुद्दे को भुना सकता था। बीजेपी के नेता जैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि अब ये कह रहे हैं कि मोदी ने शानदार कदम उठाया है, शानदार काम किया है, वो ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस ने कभी जाति जनगणना नहीं की। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 2011 की जनगणना में जाति डेटा इकट्ठा किया गया था, जिसे मोदी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के नाम पर जाति जनगणना के दबाव में भी बीजेपी को ये कदम उठाने पर मजबूर किया है, क्योंकि बीजेपी अगर विपक्ष के किसी नेता से सबसे ज्यादा डरती है तो वो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने की एक मुहिम शुरू की, और इसका असर भी दिखाई दिया था, क्योंकि इसने बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और जब राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में अभियान छेड़े हुए हैं,
इसके बाद मोदी सरकार मजबूर हो गई और उसे जाति जनगणना का फैसला आखिरकार करना ही पड़ा। तो प्रोफेसर क्रिस्टोफ जाफरोल का दावा है कि मोदी के इस यूटर्न की एक और वजह या कह सकते हैं मजबूरी है मध्यम वर्ग और बीजेपी के रिश्ते में बदलाव। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों यानी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की जो सिफारिशें हुई थी उसके विरोध में उच्च जाति का जो मध्यम वर्ग था वो बीजेपी की ओर मुड़ गया था। उन्हें उस वक्त उम्मीद थी कि बीजेपी आरक्षण कम करेगी। मोदी सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र को छोटा करके सरकारी नौकरियों की संख्या घटाई, जिससे आरक्षण का दायरा भी सिकुड़ा। साथ ही उच्च जातियों के लिए 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाया गया, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व उनके कोटे से कम रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि मध्यम वर्ग को आरक्षण का लाभ कम मिला, खासकर आर्थिक मंदी के दौर में। विश्व असमानता लैब की 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि सबसे अमीर 10% की आय 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 57.7% थी, जो 1982 के 30% से कहीं ज्यादा है। लेकिन मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है। मोदी के यूटर्न की मजबूरी गरीब वोटरों पर उनकी बढ़ती निर्भरता को भी माना जा रहा है। तो CSDS लोक नीति का एक सर्वे है जो बताता है कि 2009 में 16% गरीब वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2014 में बढ़कर 24% हुआ, 2029 में बढ़कर 36% और 2024 में बढ़कर 37% हो गया। अब बीजेपी के वोटरों में अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ 4% है। 41% अमीर है और 37% गरीब है। अगर गरीब, जो संख्या में ज्यादा है, बीजेपी के साथ है तो उच्च जाति मध्यम वर्ग की जरूरत कम हो जाती है। अब जाति गणना से बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि निम्न जाति हिंदुओं में बीजेपी का समर्थन पहले से मजबूत है। 2024 में 53% उच्च जातियों और 49% निम्न ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। ये समानता हिंदू बहुसंख्यकवाद की वजह से है, जिसे आरएसएस ने राम जन्मभूमि आंदोलन से बढ़ावा दिया। मुस्लिम विरोधी भावनाएं निम्न और उच्च जातियों में बराबर हैं, जिसने जाति की जगह धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया, यानी धर्म को राजनीति का आधार बनाया। लेकिन ये कदम जोखिम भरा भी है बीजेपी के लिए। पहला, बीजेपी में उच्च जातियों का दबदबा है, जो पार्टी के कैडर और सांसदों में दिखता भी है। 2024 में एनडीए के 31% उम्मीदवार उच्च जातियों से थे, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सिर्फ 19%। अगर निम्न जातियों का ज्यादा टिकट देने पड़े तो ये नेता नाराज हो सकते हैं। दूसरा है विपक्ष, अगर बिहार में समाजवादी पार्टी की तरह निम्न ओबीसी को टिकट दे तो बीजेपी की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। जाति जनगणना सिर्फ एक सांख्यिकीय कदम नहीं है, यह सामाजिक न्याय की नई मांगों को जन्म देगा, जैसे नौकरशाही और सार्वजनिक क्षेत्र में जाति प्रतिनिधित्व। इससे मंडल आंदोलन जैसा प्रतिरोध भी हो सकता है, जिसे आरएसएस ने शूद्र क्रांति कहा था एक समय पर। भारतीय राजनीति का फोकस धार्मिक ध्रुवीकरण से हटकर सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आ सकता है, और मोदी ने शायद इस दीर्घकालिक असर की उम्मीद नहीं की होगी, यानी इसका असर लंबे समय पर क्या पड़ेगा, आगे जाकर क्या पड़ेगा, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा होगा। लेकिन रणनीतिक कदमों के बड़े परिणाम हो सकते हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के बाद, और कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरह से जाति जनगणना के मुद्दे के आधार पर मजबूत हो रहा था, और क्योंकि बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जाति के आधार पर ही हमेशा से वहां पर चुनाव होते आए हैं, ऐसे में बीजेपी पर विपक्ष का दबाव बढ़ा, और विपक्ष के दबाव में ही बीजेपी को मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की जो मजबूरी है वो उसका मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगी, या फिर इससे भी बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा मिलता नहीं दिखेगा, क्योंकि विपक्ष इसे अपने पक्ष में भुना लेगा, क्योंकि विपक्ष इस मैसेज को आम जनता तक पहुंचाएगा, जिसकी शुरुआत भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था, और विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।